चलिए ध्यान दीजिए, लास्ट जो हम लोग कल के क्लास में बात किए थे, कल के क्लास में जो हम लोग बात किए थे वो किसके बारे में बात किए थे? फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम बताए थे कि फिजिकल वर्ल्ड आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब इससे एक भी नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका नहीं आता। जो चैप्टर है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है और जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कौन? चैप्टर 2। और वो चैप्टर कौन है आपका? यूनिट एंड मेजरमेंट। हेडिंग लगाइए, चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट आपके दोनों तरीके से, एक तो आपके 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ 12th में आपके डायमेंशन वगैरह का यूज़ करेंगे, जो कहाँ से कहाँ सीखने को मिलेगा। यहाँ अभी सीखेंगे, पूरे 2 साल काम आएगा, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन आपको पूरे साल आपको काम आने वाला, पूरे सेशन में। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, जहाँ डाउट होगा वहाँ पे पूछ लेंगे। हेडिंग लग गया यूनिट एंड मेजरमेंट, लिखिएगा। नीचे से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट बनाइए। इन फिजिक्स much importance is attached to measurement. In physics, much importance attached to measurement. For this reason, it is sometimes called as attached to measurement, and for this reason it is called as the science of measurement. The science of measurement. The science of measurement. देखिए, हमारा जो फिजिक्स है वो किस पे बेस्ड है? मेज़रमेंट पे। फिजिक्स हमारा किस पे बेस्ड है? मेज़रमेंट पे। बिना मेज़रमेंट का हम कह ही नहीं सकते कि फ़िज़िक्स है, क्योंकि फ़िज़िक्स में जो भी कुछ पढ़ना है उन सबको हमें मेज़रमेंट करना है। जो भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग फिज़िक्स में, उन सबको हमें क्या करना है? मेज़रमेंट करना है। तो फिज़िक्स आपके किस पे बेस्ड है? मेज़रमेंट पे। इसलिए फ़िज़िक्स को क्या बोला जाता है? द साइंस ऑफ मेज़रमेंट। फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है? द साइंस ऑफ मेज़रमेंट। मतलब इनमें चीज़ों को हमें मेज़रमेंट करना ही होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें क्या मेज़रमेंट करना होता है? हमें क्या मेज़रमेंट करना होता है? तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका फिज़िकल क्वांटिटी। क्या है आपका? फिज़िकल क्वांटिटी। तो टॉपिक बनाइए, फिज़िकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल वे में समझते हैं। इस दुनिया में हम जिस भी चीज़ को मेज़रमेंट कर सकते हैं वो हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अपने सराउंडिंग हम जिन जिन चीज़ों को क्या कर पाते हैं? मेज़रमेंट कर पाते हैं, वो आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, आप घर से यहाँ क्लासरूम आए, तो घर से क्लासरूम आने में आपने टाइम लिया होगा कुछ। क्या उस टाइम का मेज़रमेंट हो सकता है कि आपको घर से यहाँ तक आने में मान लिया जाए 15 मिनट का टाइम लगा, तो आप बताइएगा कि भैया हमें 15 मिनट का टाइम लगा घर से यहाँ तक आने में। क्या टाइम का मेज़रमेंट कर सकते हैं? तो टाइम आपका कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। और सोचिए, क्या हम अपने हाइट का मेज़रमेंट कर सकते हैं? हाइट 5 फीट है, 5.5 है, 5.3 है, क्या मेज़रमेंट हो सकता है हाइट का? हाइट मतलब सिंपली हम कहते हैं लेंथ को मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो लेंथ कैसी क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। क्या इस रूम के टेम्परेचर को मेज़रमेंट कर सकते हैं? रूम का टेम्परेचर मे बी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस हो, रूम के टेम्परेचर को मेज़रमेंट किया जा सकता है। तो टेम्परेचर आपका क्या है? टेम्परेचर आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और सोचिए, इस रूम के एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं इस रूम के एरिया को। तो एरिया हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। घर से आप यहाँ आए साइकिल से, कुछ तो स्पीड को मेंटेन करके आए होगे,
उस स्पीड को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम बाइक और स्कूटी से आ रहे हैं तो इस स्पीड को मेजरमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ का बोला जाता है कि 40 किलोमीटर पर आवर, तो इस स्पीड का भी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ भी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सब आपका कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। आ रहा है बात समझ में। अब अपने सराउंडिंग जरा सोचिए ऐसा क्या है जिनको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। सराउंडिंग में सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए ऐसा क्या है जिसे हम मेजरमेंट नहीं। हवा का आप क्या मेजरमेंट करना चाहते हैं, मास, स्पीड, क्या? हवा भी तो मेजरमेंट कर सकते, उसके मास, हाँ, वेट, वो मेजरमेंट होगा ना। हवा को मेजरमेंट कर सकते, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे, आप एक खाली बैलून लीजिए, उस बैलून को आप इलेक्ट्रॉनिक वेजिंग मशीन में रखिए, क्योंकि वो परफेक्ट आपका वेज बताएगा। उस पर आपका वेज मशीन पे कुछ और हो गया स्टार्टिंग में, फिर उसमें क्या भर दीजिए, हवा, और तब मेजरमेंट कीजिए, देखिएगा उसका मास आपका बढ़ जाएगा। मतलब एयर में वेट है, मास है, तो मेजरमेंट कर सकते हैं। एयर की स्पीड को मेजरमेंट कर सकते हैं, एयर की वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब मेजरमेंट हो सकता है, एयर मेजरमेंट कर सकते हैं। हमें ये बताना है कि हम क्या नहीं मेजरमेंट कर सकते। सोचिए, ये सारी जो चीज़ें हमने लिखी है इसे तो हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, और बहुत बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है। हम आपको आके एक तमाचा मारेंगे, एक तमाचा मारेंगे तो हम अपने हाथ से क्या लगाएंगे, फोर्स। तो इस फोर्स को भी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। हाँ, क्या नहीं मेजरमेंट कर सकते, इमोशंस को मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मम्मी मेरे से प्यार करती है, अब उनके प्यार को क्या मेजरमेंट किया जा सकता है? अगर उनकी प्यार की बात करें तो उनका प्यार तो इन्फिनिटी है। माँ का अपने बच्चों से प्यार करना तो इन्फिनिटी, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वो जो इमोशन है, वो प्यार जो है माँ का बच्चों के प्रति, क्या उनका मेजरमेंट किया जा सकता है? नहीं। तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर हम आप पे गुस्सा है तो उस गुस्से को हम बताएंगे कि आज हम आपसे 5 kg गुस्सा है, बच के रहिएगा ना तो धोएगे भरदम। दूरे से देखेंगे 10 kg आज गुस्सा है आप पे, बच के रहिए। क्या मेजरमेंट हो सकता है गुस्से का? आपसे नफरत है, नफरत का मेजरमेंट कर सकते हैं। आप आए, गिर गए, चोट लग गया, भैया चोट लग गया 10 kg का, देखिए ना, बता सकते हैं क्या? तो जो इमोशन है उसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। और जो मेजरमेंट नहीं होगा, जो मेजरमेंट नहीं होगा वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो एनीथिंग विच इज़ मेजर या विच कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक शब्द में अगर याद करना है, बच्चा वाला डिफिनेशन जो 9th वगैरह में आपको दिया गया है कि जिस भी चीज़ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वो आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बट स्टैंडर्ड डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग। लिखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम, ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम that can be quantified, that can be quantified, that can be quantified, quantified by measurement, by measurement, by measurement। एग्जाम्पल लिख लीजिए ये सब, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, स्पीड, फोर्स। आप जो भी कुछ मेजरमेंट करें वो आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये एग्जाम्पल में डाल दीजिए। ठीक है, अब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको डिवाइड किया गया है, मतलब हम उनके टाइप्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये जो आपका टाइप है, ये जो आपका टाइप है, ये आपके 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी के जो टाइप्स हैं उनको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। ध्यान दीजिए इधर, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको जो डिवाइड किया गया है वो 2 तरीके से। एक है आपका
ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे आपके फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं। डायरेक्शन के बेसिस पे आपका फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। डायरेक्शन के बेस्ड पे, यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्शन के बेस्ड पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसको बनाइए फटाफट, फिर एक एक करके बात करेंगे दोनों पे। हो गया? एक एक करके हम लोग दोनों को समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को एक एक करके समझते हैं। समझिए, स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटी हम वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल और केवल किसकी नीड होती है? मैग्नीट्यूड की। केवल और केवल किसकी नीड होती है? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब होता है नंबर। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब क्या होता है? नंबर। ध्यान दीजिए, स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ किसकी नीड होती है? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड बताते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी आपका क्या होता है? डिस्क्राइब हो जाता है। जैसे हम आपसे पूछे कि आप बताइए आपका वेट कितना है, तो आप क्या बताइएगा? भैया मेरा वेट 50 kg टूवर्ड्स द नॉर्थ है। 50 kg बोले, हम अंडरस्टूड हो गए कि हाँ आपका मास या वेट क्या है? 50 kg है। या हम आपसे टाइम पूछे कि टाइम बताइए, तो आप क्या बताइएगा? भैया 10 बज के टूवर्ड्स द ईस्ट। 10 बजे हम समझ गए। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको केवल और केवल किससे डिस्क्राइब किया गया है? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल नंबर से। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ और टाइम। टॉपिक बनेगा स्केलर क्वांटिटी, लिख के डैश दीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी लिख के डैश दीजिएगा। डैश दे के लिखिएगा, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी that is completely described, that is completely described by its magnitude, that is completely described by its magnitude is known as scalar quantity. Magnitude is known as स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, टाइम, मास, लेंथ, एरिया। टाइम, मास, लेंथ, एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर आते हैं हम लोग। वेक्टर क्वांटिटी पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी आपके वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। मतलब अगर हमें इसे डिस्क्राइब करना है तो हमें किसकी नीड होगी? मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। हालांकि वेक्टर होने का एक और कंडीशन है, वेक्टर होने का एक और कंडीशन है जो हम लोग अभी नहीं डील करेंगे।
वो डील करेंगे आपका वेक्टर नाम का जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तब। वेक्टर होने का एक और कंडीशन है, ये आपका ओवे करता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तब जाके वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर। तो इसके बारे में ना और डिप नॉलेज जब हम लोग वेक्टर नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ इसके बारे में जानेंगे। मोटा मोटी अभी अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके लिए आपको दो चीज़ होना ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एग्जाम्पल में आपको देते हैं फोर्स, एग्जाम्पल आपका देते हैं क्या, फोर्स। ध्यान दीजिए, फोर्स के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। कैसे? जैसे हम बताएं कि इस बेंच को हटाना है, इस बेंच को यहाँ से हटाना है, तो इस बेंच को उठाने के लिए आप इस बेंच पे फोर्स तो लगाइएगा। मान लीजिए इस बेंच को उठाने के लिए आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब जब उठाइएगा तो आप पूछिए कि भैया हम कहाँ रखें इस बेंच को, हम बोलेंगे कि उस कॉर्नर पे लेके जाइए। तो ये जो फोर्स आप हाथ से लगा रहे होगे एक सर्टेन डायरेक्शन में लगाएंगे, तभी तो उस कॉर्नर पे लेके जाइएगा बेंच को। तो एक तो मैग्नीट्यूड, या मान लीजिए धक्का दे रहे हैं, तो 5 न्यूटन से हम इसको धक्का दे रहे हैं और एक सर्टेन डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की क्या होती है, नीड होती है। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, तो इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, आपका वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। डेफिनेशन करते हैं, टॉपिक बनाइएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी लिखिएगा, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज magnitude and that has magnitude and act in particular direction, act in a particular direction is described as vector, is described as vector. Direction is described as vector, is described as vector. एग्जाम्पल लिख लीजिए, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ है ना, तो डिस्टेंस आपका स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। जब ये मोशन इन प्लेन पढ़ेगे ना तो वहाँ समझा देगी कैसे ये वेक्टर है। अभी सिर्फ लिख लीजिए, हो गया। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और बहुत है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे पूरे फिजिक्स में बहुत सारे नए नए फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, जहाँ पे आएंगे वहाँ पे बता दिया जाएगा ये स्केलर है या वेक्टर है, इसकी ऐसा यूनिट ये है, इसका डायमेंशन ये, सब कुछ बताते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक और तरीके से इसके टाइप को देखा जाता है, ध्यान देते हैं। चलिए फोकस हुई इधर, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। on the basis of dependence, on the basis of dependence। दूसरा आपका किस पे आपका किए, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, फिजिकल क्वांटिटी के निर्भरता पर, किस तरह पे और किस पे आपके डिपेंड कर रहे उसकी बात करते हैं, किस पे ये निर्भर करे उसकी बात करते हैं। और इस बेसिस पे आपके तीन हैं, इस बेसिस पे आपके कितने हैं, तीन। फर्स्ट है आपका फंडा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
दूसरा है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड है आपका, देखिए सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद आपका क्या बना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये दोनों जब बन गया ना तो बहुत समय के बाद एक और आया, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह डिपेंडेंस के बेसिस पे कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 3, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। नोट डाउन कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड है आपका क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हो गया, एक एक करके तीनों को डील करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की जगह नीचे पॉइंट बनाइए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिख के डैश दीजिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लिखिएगा, द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is independent physical quantity. The fundamental physical quantity is independent physical quantity. It is used as the fundamental physical quantity is independent physical quantity. It is used as pillars. It is used as pillars, P-I-L-L-A-R-S, pillars for other quantities. Pillars for other quantities. Pillars for other physical quantity. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपके ऐसी क्वांटिटी है जो क्या मानी गई है, इंडिपेंडेंट। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए क्या बनाती है, पिलर्स, मतलब बेस का काम करती है। जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए बेस का काम करती है कौन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये आपके क्या है, कुछ लिमिटेड है। लिमिटेड कितने, 7, लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर 7 फंडामेंटल, हाँ पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट लिखिएगा लेंथ, सेकंड मास, लेंथ मास, थर्ड टाइम,
इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ में कीजिए इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। 5 में कीजिए टेम्परेचर, टेम्परेचर। 6th में कीजिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LUMINUOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, INTENSITY, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 कीजिएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्या है आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, याद रहेगा। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती और ये आपके लिमिट है। इसकी संख्या कितनी है 7। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 आपके क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इन 7 को छोड़ दीजिए, इन 7 को छोड़कर हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके अंदर आ जाएगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। वो किसके अंदर आ जाएगी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। फिजिकल क्वांटिटी क्या है पहले ये तो समझ गए, जिनका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और उन फिजिकल क्वांटिटी 7 क्या है फंडामेंटल और बाकी जितने भी क्या है डिराइव्ड। जैसे हमने और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या लिए थे? देखिए टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टेम्परेचर कैसी है? फंडामेंटल। अब इन सबको एरिया की बात किया जाए तो ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी? डिराइव्ड। फोर्स, स्पीड की बात किया जाए ये भी डिराइव्ड। फोर्स की बात किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? डिराइव्ड। तो इन 7 को फंडामेंटल जो है हमारे, उनको छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके अंदर आ रहे हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम वैसी फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे जो किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, या तो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे या आपका डिपेंड कर रहा है अदर फिजिकल क्वांटिटी पे। क्लियर है? लिखते हैं, टॉपिक बनाइएगा नीचे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर, फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर derived from, that are derived from one or more fundamental physical quantities, physical quantities that are derived from one or more fundamental physical quantities are called, fundamental physical quantities derived from one or more fundamental physical quantities are called derived physical quantity, are called derived physical quantity। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एरिया की बात करते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इधर तो हो गया लेंथ, ये भी एक तरह से ब्रेथ जो है वो भी तो हम लेंथ ही मेजरमेंट कर रहे हैं ना, वो भी तो लेंथ ही मेजरमेंट कर रहे हैं। तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ा? फंडामेंटल क्वांटिटी का, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी तरह अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, ब्रेथ फिजिकल क्वांटिटी। अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मेजरमेंट करेंगे तो वो भी तो एक तरह से लेंथ ही मेजरमेंट करें ना, इस पॉइंट से ग्राउंड तक के पॉइंट का। तो ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? फंडामेंटल। तो वॉल्यूम आपके कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है? 3। आगे और बात करते हैं। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अगर हम बोले कि इस दीवार से आप लास्ट दीवार तक का डिस्टेंस मेजरमेंट कीजिए, एक तरह से आप तो लेंथ ही मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ अपॉन में टाइम ऐसा कह सकते हैं। लेंथ भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल।
टाइम भी क्या है, फंडामेंटल। ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर कौन बना है, स्पीड। तो स्पीड जो ड्राइव क्वांटिटी है, ये किन दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने हैं, डिस्टेंस और टाइम। क्लियर हो रहा है। इसी तरह अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से आपका क्या है, लेंथ, और टाइम तो जान ही रहे हैं। तो ये भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके क्या बना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे लिए कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जितने भी है 7 को याद रख लीजिए, 7 को याद कर लीजिए कि 7 फंडामेंटल है। बाकी इन 7 को छोड़ के जहाँ कहीं भी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो आपका क्या होगा, ड्राइव्ड। क्लियर है। और भी बहुत एग्जांपल है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है ना, प्रेशर हो गया, पावर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, सब आपका ड्राइव। हाँ बस 7 को छोड़ के जो है वो सब क्या है, ड्राइव्ड है। सिंपल। क्लियर है। नोट कीजिएगा, 2-3 एग्जांपल नोट कर लीजिए। अब एक और बचा, कौन, सप्लीमेंट्री। हो गया ये। हो गया। ध्यान देते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो बहुत बाद में आया। सबसे पहले फंडामेंटल को डिस्कवर किया गया, फंडामेंटल के बेस पे क्या आया, ड्राइव्ड। ये सब बन गया तो बहुत दिन के बाद फिर कौन आया, सप्लीमेंट्री। अब जब सप्लीमेंट्री आया तो अब यहाँ पे तर्क वितर्क होने लगा कि इसको कहाँ रखें, फंडामेंटल में डाले या ड्राइव में डाले। तो बोला कि नहीं, इसको अलग ही करते। जैसे हम लोग सप्लीमेंट्री पेपर लेते हैं ना एग्जाम में, फुल हो गया, एक्स्ट्रा पेपर ले रहे, ऐड कर रहे, तो इसको ना ही हम फंडामेंटल में डालें ना ही ड्राइव में डालें, इसको अलग ही बना दिए। इसका नाम क्या दे दिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम दे दिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और ये भी आपके 2 टाइप के हैं, हालांकि इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ नंबर में कितने हैं, 2। एक है आपका प्लेन एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपके, इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। इसमें कितने संख्या में, 2। कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में 2 आ रहा है, कौन कौन, एक आ रहा है आपका प्लेन एंगल और दूसरा आपका क्या आ रहा है, सॉलिड एंगल। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि प्लेन एंगल कहाँ बनेगा और सॉलिड एंगल कहाँ बनेगा। अगर हमारा 2D फिगर है, ध्यान दीजिए, जैसे ये, इनके बीच जो एंगल होगा, इनके बीच जो आपका एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। थीटा ही है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। लेकिन अगर कोई 3D फिगर होता, कोई 3D फिगर होता, इसको लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे 3D फिगर के अंदर जो यहाँ पर एंगल आपका बनता, उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। उसको क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। जो आपके 2D फिगर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको प्लेन एंगल, और 3D फिगर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको सॉलिड एंगल। नोट कर लीजिए इसको, बस, इसमें कुछ और नहीं है।
हो गया, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहीं भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमें कितने चीज़ की ज़रूरत होती है? दो। एक है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा है आपका क्या? यूनिट। अब यहाँ से यूनिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? हमारा चैप्टर है ना यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ से यूनिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें लिखना है तो हमें दो चीज़ की नीड होगी, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा आपका क्या होगा? यूनिट। बिना यूनिट का या बिना न्यूमेरिकल वैल्यू का हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल। आपको मम्मी बोली चावल लेके आने, ठीक है? चावल आने बोली, आप बनिया की दुकान पे गए, बोले कि हमें चावल दे दो। क्या चावल देने से वो समझ जाए कि आपको कितना नीड है चावल की? बोले कितना? आप बोलेगे 5। वो बोलेगा कितना? आप बोलेगे क्या 5? 5 तो क्या देगा? 5 दाना दे देगा, हो जाएगा 5 दाने काम चलेगा। क्या 5 बोलने से एक सफिशिएंट डाटा आपने उस दुकानदार को बता दिया क्या? 5 बोलने से क्या दुकानदार समझ गया कि आपको 5 क्या चाहिए? 5 दाना दे देगा। फिर घर जाइएगा, अलग धुनाइएगा मम्मी से, है ना? फिर रोते हुए फिर बनिया के दुकान पे जाइएगा। तो 5 तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन इसके साथ एक सफिशिएंट आपका यूनिट तो डालना होगा। बोले 5 लीटर चावल दे दो, चलेगा क्या? हमें चावल चाहिए तो एक सफिशिएंट यूनिट डालना होगा। इसके लिए हम क्या यूनिट डालेंगे? केजी। तो अगर हमें चावल का मास मेजरमेंट करना है तो मास के लिए हमने क्या यूनिट यूज़ किया? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और एक यहाँ पे यूनिट क्या यूज़ किए? केजी। तो यूनिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है सर, यूनिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि बिना फिजिकल क्वांटिटी का आप सोचिए ना, कैसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा, या सामने जो इंसान है वो कैसे समझे कि आपको कितने अमाउंट में किसी चीज़ की नीड है? समझ सकता है क्या? एक एग्जांपल और देते हैं, उससे भी समझिएगा। जैसे मेरा घर बना और हमें खिड़की पे क्या लगाना था? पर्दा लगाने था। उसके लिए चाहिए क्या? पाइप। हम दुकानदार के पास गए, बोले भैया मेरा नया घर बना है, एगो पाइप दीजिए ना, खिड़की पे लगाना है। तो दुकानदार समझ जाएगा कि मेरा घर का खिड़की का क्या साइज है, पाइप दे देगा। ऐसा होगा? वो तो बोलेगा कि बताओ बाबू कितना साइज का चाहिए तुमको, क्या साइज का पाइप चाहिए? वो तो ज़रूर पूछेगा। हम बोले नहीं मेरा नया घर बना है मार्बल टाइल्स के साथ, बताइए पाइप क्या होगा? क्या ये सब बताने से वो दे देगा पाइप? उसको हमको एक सफिशिएंट डाटा बताना होगा। बोला ऐसे नहीं हो, जाओ तुम नाप उप के आओ। आए हम नापे, नापने के लिए हम क्या किए? हम बच्चे थे उस समय, नापने के लिए क्या किया? एक रस्सी का यूज़ किए। रस्सी का यूज़ कर ले कि ये साइज़ की मेरी खिड़की है, इस साइज़ का हमें पाइप लेके आना है। निकले पाइप लाने, रास्ता में एक दोस्त मिल गया, उसको भी पीछे बैठा लिए, चलना आते हैं। अब उसको बोले कि रस्सी पकड़, दुकान पे देना है। वो खुरपात बच्चा था, वो पीछे से रस्सी को क्या करते गया? तोड़ते गया। अब जब दुकान तक गए तो मेरा रस्सी क्या पड़ गया? छोटा। हम तो उसी रस्सी का पाइप लेके आ गए। अब वो पाइप क्या मेरे खिड़की में सेट होगा क्या? नहीं। मतलब एक रस्सी वगैरह लेके जा रहे हैं तो ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट है क्या? वो बेचारा तो उसको क्या पता कि हम माप उप के जा रहे थे, अपने विंडो के साइज का मेजरमेंट करके जा रहे थे। वो तो बेचारा पीछे से रस्सी को तोड़ रहा था। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट की नीड हुई। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूनिट की नीड हुई। और कैसे यूनिट की? स्टैंडर्ड यूनिट की। ऐसा यूनिट जो हर जगह क्या हो? सर्वमान्य हो। मतलब उस यूनिट को बोलने से हम सब समझ जाए कि हमें क्या चाहिए। मीटर अगर बोला जाए तो मीटर बोलने से हम सब यहाँ पे जान रहे कि लेंथ का मेजरमेंट किस में किया जाता है? मीटर में। केजी बोल दी तो हम सब समझ गए। यहाँ क्या केजी से हम भी समझ रहे, या हम किसी अदर कंट्री में जाके केजी बोल रहे तो वहाँ भी हमारा क्या है? काम चल जा रहा है। केजी वो भी समझ रहे कि केजी किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। कुछ लोकल यूनिट भी होता है जो हर जगह अपना अपना चलता है। जैसे हमारे यहाँ हमें 250 ग्राम चाहिए तो हम लोग क्या बोलते हैं? पावर आलू दीजिएगा, या 1 पौवा दीजिएगा। 1 पौवा यहाँ जाके बोलिएगा, अमेरिका में जाके बोलिएगा 1 पौवा आलू दीजिए। 1 पौवा वो समझेगा, बोलेगा व्हाट इज़ पौवा होगा। उसके लिए तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बताना होगा। उसके लिए हम लोग ग्राम का यूज़ करेंगे। उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या यूज़ करेंगे? ग्राम का। तो यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है? हम जो समझाना चाह रहे वो समझ में आ रहा है ना?
यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ की नीड होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरा किसकी, यूनिट की। नोट कीजिए इसको फटाफट, यूनिट का डिफाइन करेंगे, यूनिट का डिफिनेशन लिखेंगे, फटाफट हाथ चलाएंगे। इस चीज़ को लिख लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और नीचे फिर टॉपिक बनाएंगे यूनिट। हो गया, लिख लीजिए डिफिनेशन यूनिट का। यूनिट इज इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू measure a physical quantity. Unit is international accepted reference standard to measure a physical quantity. अब ध्यान दीजिएगा, एक रेफरेंस हमने बना लिया है, किसको, यूनिट को। ध्यान दीजिएगा, यूनिट के बारे में आपको दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज़, ये जो यूनिट है ये माना गया है। ये क्या है, माना गया है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी आए ऊपर से और बोले लो ये 1 kg, आज से तुम लोग क्या मानोगे इसको, 1 kg। इतना लंबाई को हम लोग 1 मीटर मानेंगे, आज से तुम लोग यही मानोगे। ऐसा हुआ है क्या? लोगों का समूह बैठा, जो ज्ञानी लोग थे वो लोग बैठे और उन्होंने मान लिया कि अगर इतना लंबाई होगा ना तो इसको हम लोग 1 मीटर बोलेंगे, इतना भारी कोई वस्तु होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 kg। तो यूनिट क्या है, पहली पॉइंट, यूनिट आपका क्या है, माना गया है। कहीं से ये डिस्कवर नहीं हुआ है, लोगों ने बैठ के इसको बना लिया, ये माना गया कि हाँ इतने, अगर इतना वजन होगा तो हम इसे 1 kg कहेंगे। ठीक है। दूसरा, ये नियत है। नियत मतलब ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। एक मीटर जो लेंथ है वो हर जगह आपका सेम होगा, कांस्टेंट होगा। 1 मीटर के अंदर हमारा 100 सेंटीमीटर ही आएगा, ना उससे ज़्यादा आएगा ना उससे कम आएगा। 1 kg के अंदर हमारा 1000 ग्राम ही आएगा, ना उससे ज़्यादा आएगा ना उससे क्या आएगा, कम आएगा। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये बात आ रहा है समझ में? यूनिट आपका क्या है, माना गया है, ये आपका कांस्टेंट है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब कुछ पॉइंट है जो यूनिट के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। पॉइंट कीजिएगा, टॉपिक बनाइए अगला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। Characteristics of standard unit. CHARACTERISTICS TERISTICS। फर्स्ट लिखिएगा, इट शुड, फर्स्ट लिखिए, इट शुड बी ऑफ क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। ये हो गया, फर्स्ट लिखिए, इट शुड बी ऑफ नॉर्मल साइज। नॉर्मल साइज मतलब हम जो भी स्टैंडर्ड यूनिट आपका यूज़ करेंगे वो साइज में आपका ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कीजिए, इट शुड नॉट चेंज विथ, इट शुड नॉट चेंज विथ
respect to place and time. It should not change with respect to place and time. मतलब टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होना चाहिए। 10 साल पहले भी हम लोग मास के लिए कैसी यूनिट यूज़ कर रहे थे, केजी। आज भी क्या यूज़ करें, केजी। और इन फ्यूचर भी मास के लिए हम लोग यूनिट क्या करेंगे, केजी। ये प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होगा। भारत में अगर मास की यूनिट केजी है, अमेरिका, जापान, चाइना सब क्या यूज़ कर रहा होगा, मास के लिए केजी यूज़ कर रहा होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट और प्लेस के रिस्पेक्ट में यूनिट आपके चेंज नहीं होने चाहिए। थर्ड पॉइंट कीजिएगा, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड मतलब जो भी यूनिट को हम लोग यूज़ करेंगे वो अच्छे तरीके से आपका क्या है, डिफाइंड होना चाहिए। जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, एम्पियर हो गया, ये सारी जो यूनिट है इसको अच्छे से क्या किया जाना चाहिए, डिफाइंड किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट कीजिए, फोर्थ कीजिए, इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूस। इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूस। इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूस। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूस मतलब इसे तुरंत आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे केजी हमें पता है कि मास की स्टैंडर्ड यूनिट है। अब इस केजीज के हेल्प से हम बड़े से बड़े मास को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। 50 केजी उसको रिप्रोड्यूस कर गए, 50 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से हम आपके कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसको फॉलो करना होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल बढ़ेंगे आगे, कल बढ़ेंगे आगे। बैठे रहिए, बैठे भी जब तक हम